नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। जम्मू कश्मीर में आज पहले दौर की वोटिंग हो रही है। विधानसभा की 24 सीटों पर मतदान अभी जारी है और शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है, बल्कि धारा 370 के बाद से जब से हटाया गया उसके बाद से पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दोपहर के 3 बजे तक 50.6% वोटिंग हुई है। आतंक प्रभावित इलाकों में मतदान कई जगहों पे अच्छा देखा गया है, जैसे अनंतनाग में 46.7, पुलवामा में 36.9, शोपियां में 46.8, कुलगाम में 50.6 और किश्तवाड़ में 70% वोटिंग हुई है। तो किश्तवाड़ जो है वो डोडा में आता है और यहाँ पर भी आतंक के काफ़ी प्रभाव रहा हाल के दिनों में, और देखा जा रहा है कि किश्तवाड़ में काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। वोट परसेंटेज किश्तवाड़ में 70% का है, जबकि कुलगाम में 50.6% मतदान। ये दोपहर के 3 बजे के हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में नए आंकड़े भी आ जाएंगे। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें कई जगह देखी गई। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान जो है वो शाम के 6 बजे तक चलेगा। कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जहां 2019 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 23,27,000 मतदाता वोटिंग के जरिए इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा करते वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने काफ़ी शायराना अंदाज से ये कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अच्छी वोटिंग होगी। आपको सुनाते हैं आज फिर से एक बार वो बात। दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। इसी चुनावी मैदान में हैं सकीना इट्टू। सकीना इट्टू वो हैं जिन्होंने आतंकवाद को व्यक्तिगत तौर पर झेला है। उनके पिता और उनके चाचा दोनों ही एक आतंकी हमले में मारे गए थे। वो कुलगाम ज़िले की डीएच पोरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने। जी, जब आप आज देखते हैं कि ये इलेक्शन बिला किसी बंदूक के खौफ के, बाइकॉट कॉल के, किसी डर के बगैर, और वो पॉलिटिशियन जिसने इतना सहा इतने बड़े अटैक, आपके मुझे मालूम है आपका घर जैसे बंकर जी। मुझे याद है 2002 का इलेक्शन, उसमें कम से कम 10 से 15 अटैक्स जो है मेरे ऊपर हुए हैं। उससे पहले भी कई अटैक हुए, और वो इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा कि अब कंपेनिंग के लिए मत निकलो, क्योंकि जितनी बार मैं निकली उतनी बार माइन ब्लास्ट, उसमें 2-4 लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई, CRPF के भी, सिविल पुलिस की भी। तो फिर मैं निकली नहीं। उसके बाद लोगों ने खुद मुझे वोट डाला, लेकिन वो इलेक्शन बहुत टफ था और बहुत अटैक्स हुए। जहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन ठीक है, नॉर्मल है, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आपने खुद देखा है, और मैं भी कई एरियाज़ में गई जहाँ मैंने देखा है बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं। और इस आपके हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है उसमें पहले 60% 1 बजे तक की 60% वोटिंग हुई है। जी हाँ, क्योंकि आपने खुद 10 बरसों में देखा होगा, 10 बरसों में लोग तरसते थे कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे। और जहाँ हम जाते थे लोग हमसे यही पूछते थे असेंबली इलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन लोग जो हैं अब इस इलेक्शन के लिए बहुत जोश खरोश से बाहर आए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपको वोट मिल रहा है? हमें मालूम है आप बड़ी पॉपुलर यहाँ रही हैं, और ये भी कि आपने, क्योंकि लोगों आप बहादुरी कि आपने मिलिटेंसी में भी इतने अटैक सहे, IEDs ब्लास्ट हुए, तब भी आप डरी नहीं। डरने की बात, क्योंकि जब ये हमने चुन लिया है डॉक्टरी को छोड़ के ये प्रोफेशन पॉलिटिक्स का, तो फिर मुश्किलें तो बहुत आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ मैं चलती हूँ मेरे साथ हज़ारों की तादाद में, खासकर मेरी बहनें, मेरे जवान, मेरे बुज़ुर्ग
तो आज जहाँ इलेक्शन का सवाल है तो मुझे यकीन है कि DH-पोरा के लोग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नूराबाद थी, अब DH-पोरा इसका नाम रखा गया है, मुझे यकीन है कि लोग नूराबाद के अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब बनाएंगे, अपना वोट देंगे और अपने नूराबाद का फ्यूचर मुस्तकम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी जुड़ गए हैं। नज़ीर, आपने इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान और आज के दिन जो देखा, क्या आपको दिलचस्प बातें लगी आज? खास करके वोटिंग 10 साल के इंतज़ार के बाद हो रही है, पहले फेज़ की वोटिंग, तो आपने अलग अलग जगह, अलग अलग बूथ पर लोगों से बातचीत की है। ख़ास क्या रहा नज़ीर, आज कैसा रहा टर्नआउट अब तक? देखिए, टर्नआउट 4 बजे तक करीब 50% रहा है, लेकिन जो खास बात इस इलेक्शन की है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सकीना यत्तू से, जो आतंकी हमलों का शिकार रही, इस इलेक्शन में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी है। कुदरत करे ऐसा ही हो आगे के जो चरण होंगे, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होते थे आतंक के साये में, बहिष्कार के साये में, खौफ के साये में, वो आज नहीं है। और अधिकतर लोगों ने पहले ही वोट डाला। जैसे इस बूथ पे देखें, यहाँ इस वक्त वोटर नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों ने पहले ही वोट डाले। अब एक एक करके लोग वोट डालने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन सवेरे से जो हमने देखा कि जो लाइनें लगी थी पूरी, जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली सेगमेंट्स है यहाँ कश्मीर घाटी के इलाके में या फिर वहाँ चिनाब वैली में, तो कुल मिला के एक लोकतंत्र का उत्साह था, जश्न था। सवेरे से लोग वोट डाल रहे थे। कई जगहों पे 70% लोगों ने भी अभी वोटर्स ने वोट डाले हैं। लेकिन कुल मिला के हम देखेंगे कि किस तरह एक मुकाबला जो है PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है यहाँ साउथ कश्मीर में, और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP का लग रहा है और कांग्रेस का यहाँ चिनाब वैली में जो डोडा, किश्तवाड़ और पूंछ में है। तो इसमें 219 कैंडिडेट्स हैं, 23 लाख वोटर्स हैं जी। 40% जो कैंडिडेट्स हैं वो निर्दलीय हैं या इंडिपेंडेंट जिनको हम कहते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस इस इलेक्शन में आए हैं, वो सही नहीं है। 2008 में इंडिपेंडेंस की जो तादाद थी इससे ज़्यादा थी। और सबसे अहम बात इस इलेक्शन की ये है कि जो 29 साल से कम उम्र के हैं वो 30% वोटर है। तो युवा इस इलेक्शन का फैसला करेंगे जब 30% वोटर आपके 29 साल से उम्र के कम हों। और ये भी इस बात से कि जब 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो, तो इसका मतलब है वो पहली बार ये इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही अहम इलेक्शन है। धारा 370 के खात्मे के बाद या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाने के बाद अब यही मांग है राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका बार बार वादा किया, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी ने एक वादा किया कि इलेक्शन के बाद पहली चीज़ ये होगी कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। और ये लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की मांग भी है। शुक्रिया आपका नज़ीर, आपने बहुत दिलचस्प जानकारी दी कि कितने युवा वोटर्स हैं इस दफ़ा। 30% ऐसे वोटर्स हैं जो कि 29 साल हैं और उससे कम के हैं। तो युवा जो हैं, यंग वोटर्स जो हैं, वो फैसला करेंगे एक बड़े तौर पे इन चुनावों का। इफ्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सैयद जुनैद हाशमी हैं जो एडिटर हैं स्टेट लाइन न्यूज़, और महेश वर्मा BJP नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इफ्रा, इन चुनावों में आपको एक नई उम्मीद दिख रही है? क्योंकि ये देखिए, एक तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं, 30% नज़ीर बता रहे थे हमें, जो यंग वोटर्स हैं। तो यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ की क्या चाह है कश्मीर में? देखिए, यंग वोटर्स की दो तरह की चाह है। एक तो यूथ की, क्योंकि यूथ के अंदर गुस्सा बहुत होता है, बौखलाहट बहुत होती है। जो अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, वो गुस्सा और बौखलाहट यंग लोगों में बहुत ज्यादा है और उसका किसी ना किसी तरीके से यूथ जवाब देना चाहता है। वो पहली एक बात रहेगी। जहां तक जो दूसरा यूथ का, क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं इसे हम दो तबके में बांट सकते हैं। पहला जो 18 से 24 का होता है और दूसरा जो 24 से 30 साल के लोगों का होता है। जो 24 से 30 साल के लोगों की डिमांड्स हैं वो यूजुअली बेरोजगारी पे हैं। अगर आप देखेंगे 2010 में बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में 7% थी। आज वही बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते 30% हो गई है, यानी 300% बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। महिलाओं की जो बेरोजगारी है
वो पूरे देश में जम्मू और कश्मीर उसमें सबसे टॉप पे है। 49% महिलाएं जम्मू और कश्मीर की जो है वो बेरोजगार हैं। यानी ये जो यंग लोग जो हैं इनका बेसिक मुद्दा इस बार बेरोजगारी का होगा, डिग्निटी का होगा, जॉब्स का जी, होगा। और यंग वोटर्स काफ़ी हैं और जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, खास करके जो आतंक प्रभावित इलाके हैं, सैयद जुनैद हाशमी, वो क्या दिखाता है? लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और ऐसा दिख रहा है कि बिना खौफ के साए में, बिना बंदूक के साए में लोग निकल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि पहले तो पंचायत के इलेक्शनों में भी नेता पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं थे और उस समय यूं लग रहा था कि शायद घाटी में आपको शुरुआत करना मुश्किल होगा, लोगों से बातचीत करना मुश्किल होगा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नामुमकिन होगी। जी, लेकिन वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट शुरू हुई और 5 अगस्त 2019 के बाद कंसिस्टेंटली मैं एक बात कहता रहा हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे, ऐतिहासिक होंगे और इन चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज जिन असेंबली क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उनको लेकर दो खास बातें मैं आपको बताऊं। जी, इससे आप कतई नहीं आंक सकते कि घाटी का या जम्मू संभाग का वोटर क्या वाकई वोट डालने के लिए निकला है, क्या वो नाराज वोटर भी बाहर निकला है कि नहीं निकला है। उसका कारण ये है, जिन असेंबली सेगमेंट्स में आज वोट पड़ रहा है, इन असेंबली सेगमेंट्स में साल 2014 में भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो इतना था, लगभग इतना इतना ही था। जैसे मैं भद्रवाह की बात करूं, तो आप कह डोडा रहे हैं में कि कुछ बढ़ा नहीं है? यहाँ पे पहले भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी ना, एक डिफरेंस जरूर है। हाँ, डिफरेंस ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों के तमाम नेताओं ने ये कहा था कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं होगा और 5 अगस्त 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी में मुमकिन कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से वोटर निकले हैं, जिस तरीके से आज वोट पड़ा है, जिस एंथुजियाज्म के साथ वोट लोग निकले हैं, इसमें बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपने फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं कि गुस्से में लोग निकले हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो लोग आपको एक बात बिल्कुल साफ बताते हैं कि 6 साल का गवर्नेंस का डेफिसिट, जिसमें लोकतंत्र का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था असेंबली, वो नहीं थी। उसके कारण लोगों और सरकार के बीच में जो खाई और जो फासला बन गया था, उस फासले को कम करना चाहते थे लोग, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने नुमाइंदे से सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, पहली बात तो उसको लेकर मैं ये कहूंगा कि उत्साहित होने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2014 के आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो डूरू में 65% हुआ था, कोकरनाग में 66, अनंतनाग वेस्ट में 80, अनंतनाग में 39.71, बिजबिहाड़ा में 55, अनंतनाग ईस्ट में 69%, पहलगाम में 70% वोट पड़ा था, इंदरवाल किश्तवाड़ में 76%, किश्तवाड़ में 79%, भद्रवाह में 70%, डोडा में लगभग 80%, रामबन में 70%, तो कहने बानिहाल में 73.41%। तो ये यहाँ पर लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए। तो जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पहले भी लोग निकलते थे इन इलाकों में वोट डालने के लिए, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पर महेश वर्मा जी, जिन इलाकों में वोटिंग हुई और जो परसेंटेज दिख रहा है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त उम्मीदें ये भी हैं कि एक स्टेटहुड का दर्जा उन्हें मिले, बेरोजगारी एक मुद्दा है युवाओं के लिए। जो वोटिंग पैटर्न सामने आए जिन इलाकों में, उसे बीजेपी को क्या उम्मीद है? आप कौन से इलाकों में आपको अच्छा करने की उम्मीद है? नगमा जी, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन सब चीजों पे मुहर लगाई है जिन चीजों को लेकर जो है चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचाने वाले लोग जो थे जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान सहित तमाम लोगों को ये कहीं करारा जवाब आज कहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने वोट के जरिए दिया है। धारा 370 को जिस प्रकार से अपोज किया गया, जिस प्रकार से उसको लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारत दोनों को जो समर्थन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से आज मतदान हुआ, जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त आपके टीवी पे आके और जिस प्रकार से उन्होंने अप्रिशिएट किया मतदाताओं को,
मुझे पर लगता अभी है कि इससे बड़ी जीत जी, और जी, क्या ये हो बड़ी सकती अच्छी है बात है कि लोकतंत्र में। बड़ी संख्या में लोग आए, पर जैसे सैयद जुनैद हाशमी कह रहे थे बिल्कुल। कि लोग इससे भी परेशान हैं कि वहाँ पर उनके चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनके चुने हुए लोग हों। उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो पिछले दिनों जो हाल रहा जम्मू कश्मीर का, तो इसलिए भी लोग चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनावों में। आपने जो बात कही है कि लोगों ने करारा जवाब दिया है, इफ्रा, यहाँ पर आप इसको कैसे देखती हैं, इस टर्नआउट को? और इसके अलावा जो ख़ास करके जो आतंक प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे भी अच्छी वोटिंग हुई है। जुनैद कह रहे हैं कि पिछली बार भी इन इलाकों में वोटिंग अच्छी ही हुई थी, पर आपको क्या फ़र्क लग रहा है इस चुनाव में? देखिए 2010 में अगर आप पंचायती चुनाव की बात करें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर हुए थे, उसमें वोटर टर्नआउट जो था वो 80% था। आज तो हमारे पास 50% का टर्नआउट है और ज्यादा से ज्यादा और 52-53 तक चला जाएगा 6 बजे तक, क्योंकि 5:30 ऑलरेडी हो गए हैं। तो 2010 में ये याद करने की बात है कि 80% टर्नआउट एक इलेक्शन में हुआ था, और अगर आप 2014 में भी देखेंगे यही टर्नआउट था, 47-48% टर्नआउट था। तो इतना जो डिफरेंस से कह रहे हैं कि टर्नआउट इतना ज्यादा हुआ है, जो थोड़ा बहुत इंक्रीज टर्नआउट में हुआ है, उसकी वजह यह है कि 10 साल के बाद अगर आप कहीं पे भी इलेक्शन कराएंगे 10 साल के बाद, वहां के लोग, ये कॉमन सेंस की बात है, वहां के लोग निकलेंगे वोट देने। तो अच्छी बात है, लोग चाहते हैं वोट देना, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना इफ्रा, लोगों की अपनी मांगे हैं जी। ताकि बीजेपी ने जो यहाँ पे एलजी का गवर्नमेंट बनाई है उसको बाहर करना लोग चाहते हैं। ये वोट जो है ये बीजेपी के लिए नहीं है, ये बीजेपी को बाहर करने के लिए वोट है, और बीजेपी ये बखूबी जानती है। कश्मीर की घाटी पे तो मैक्सिमम सीट्स पे इन्होंने कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किए हैं लोकसभा में। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स है उनका क्या रोल रहेगा इफ्रा, इंडिपेंडेंट्स जो इतने सारे खड़े हुए हैं? देखिए पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट्स को जो है कम्प्लीटली उनका सपोर्ट करती है, उनका हक बनता है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन एक पैटर्न हमने ये जरूर नोटिस किया है कि कश्मीर की घाटी में इंडिपेंडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है और जम्मू में इंडिपेंडेंट्स जो है काफी कम है उस नंबर से। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिपेंडेंट्स है, कहीं ना कहीं क्या ये ऐसा खुद कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी ऑर्केस्ट्रेटेड है? लेकिन कश्मीर की घाटी को कश्मीर की घाटी का वोट फ्रैक्चर जो है, कहीं ना कहीं इनसे उस बात को फायदा जरूर मिलेगा जी, कि जी, वोट जो है महेश कश्मीर की जी, घाटी का आपने कहा कि fracture क्या ये बीजेपी ऑर्केस्ट्रेटेड है या क्या ये खुद कर रहे हैं? महेश जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। महेश जी। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने जो अभी बात आपके दर्शकों को जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि इनको कोई हम अगर बताएं और समझाएं, हमारे एक मित्र भी हैं, पत्रकार मित्र भी हैं, आप भी एक बड़ी सीजेंट जर्नलिस्ट हैं। अभी देख लीजिए, धारा 370 हटने के बाद वहां लोकल बॉडी का भी चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव हुआ। वहां मतदान प्रतिशत देखिए और मतदाताओं में उत्साह देखिए, और उस उत्साह को इस प्रकार से कहीं बयान करना, ये अपने आप में उनका अपमान। इस लोकतंत्र में इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। आज पाकिस्तान जो है, वहां कहीं सुर्खियों में कहीं सारी चीजें, कल के अखबारों में वहां छपेगा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत वापस की और किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो है तमाचा हम लगाने में इस इलेक्शन के जरिए कामयाब हुए। जो पाकिस्तान, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि पार्टिसिपेशन है लोगों की, लेकिन उम्मीदें भी हैं, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं चुनावी प्रक्रिया में। रायशुमारी कहीं दिख रही है, वो रायशुमारी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। और हमको आपको बेशक हम इस चीज को जिस तरह से पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से दिखाई दे, लेकिन ये देश हमारा है। अगर हम इस देश के खाते पीते यहाँ रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो इसके साथ वफादारी करना सीख लें, थोड़ा बहुत तो वो बात करें। ये 5 परिवार जो है तो जम्मू कश्मीर को जो लूट रहा था, इन 5 परिवारों के अलावा किसी आदमी की वहां चलती नहीं थी। आज इन 5 परिवारों में कहीं ये भय है। नहीं महेश जी, पर इस पर कोई शक नहीं, लोग वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, लोग चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो नई सरकार में, वो अपने नुमाइंदों को चुने। हमारे पास इतना ही वक्त है। आखिरी सवाल आपसे सैयद जुनैद हाशमी, इंडिपेंडेंस को लेकर जो इफ्रा ने कहा, आपका क्या सोचना है इस पर? क्या फर्क डालेंगे देखिए, जहां तक इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, इंडिपेंडेंस में कोई सिग्निफिकेंट एक इंडिपेंडेंट है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा परेशान किया है, वो इंजीनियर रशीद हैं। बाकी घाटी में कोई नई बात नहीं है।
घाटी के 2014 के चुनाव उठा के देख लीजिए, उसमें भी दुनिया भर के इंडिपेंडेंट खड़े थे। 2008 में भी इंडिपेंडेंट्स बहुत सारे खड़े थे। 1996 में भी इंडिपेंडेंट्स चुनाव लड़े थे। लेकिन कितना लेकिन परसेंट था? 11% टोटल वोट मतदान हुआ था। एक बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लोगों को ट्रस्ट और फेथ, अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट और फेथ होता, तो शायद आपको इतने बड़े नंबर में वोटर्स बाहर नजर नहीं आते। उसका कारण है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की पूरी राजनीति ग्रेटर ऑटोनॉमी और ग्रेटर ऑटोनॉमी के इर्द गिर्द घूमी है, और अब वो उनके चुनाव घोषणा पत्र में भी है कि आर्टिकल 370 को हम रिस्टोर करेंगे। जी तरीके से पीडीपी, इसी तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये कन्विंस कर पाए होते घाटी के लोगों को कि वाकई कोई बहुत बड़ी चीज हमसे 5 अगस्त 2019 को छीनी है, तो आज इतना बड़ा वोटर पार्टिसिपेशन नहीं होता। इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज आफ्टर 5 अगस्त 2019 370 चला गया। आपने कहा था तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और भी कई बातें हुई थी। वोटर्स ने आज ये बता दिया है कि बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी प्रायोरिटी ये है, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि इट इज अ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी में स्टेट जैसे अधिकार सरकार के पास नहीं होंगे। तो ये सब लोग अपने लिए बेहतर सुविधाओं के लिए बाहर निकले हैं। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है कि जो जनता है वो अपने लिए बेहतर सुविधाएं चाहती है, और यही दिख रहा है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं अपने लिए एक बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए और अपने लिए बेहतर सुविधाओं के लिए भी, और लोगों को उसमें भागीदारी चाहिए। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पहले दौर की आज वोटिंग चल रही है, जो 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में। क्या अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति आखिरकार मिलने जा रही हैं? इसकी उम्मीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, 5 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग है, वैसे वैसे तमाम सर्वे में कमला हैरिस की बढ़त बड़ी होती जा रही है, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहते हैं। यानी कि कई सर्वे का औसत, उसके हिसाब से तो कमला हैरिस काफ़ी आगे दिख रही हैं। एग्रीगेटर 538 ने 12 चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का हिसाब देखा है। इसमें से 11 सर्वे में कमला हैरिस आगे दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बस एक सर्वे में बढ़त मिल रही है। इस औसत के मुताबिक कमला हैरिस को 61% मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि ट्रंप का समर्थन घटता हुआ फिलहाल 39% तक सिमट कर रह गया है। जो पॉपुलर वोट होते हैं, लोकप्रिय मत, उसमें भी कमला हैरिस के अंक बढ़े हैं, 2 से बढ़कर 7 पहुंच गए हैं। हालांकि जो लोकप्रिय मत होते हैं वो जीत की गारंटी नहीं होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो होते हैं वो ही मायने रखते हैं। और फिर ये सर्वे ट्रंप पर हमले की दूसरी कोशिश से पहले का है, और एग्रीगेटर 538 ABC समूह का है, जिस पर ट्रंप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका खेमा इस बात से भी मायूस है कि उन पर हमले की कोशिश को मीडिया में जितना वजन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लेकिन इसमें शक नहीं कि जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद से कमला हैरिस लगातार ट्रंप पर हावी रही हैं। ट्रंप से उनकी जो बहस हुई, यानी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, वो भी उनके पक्ष में जाती दिखाई दी, जिसमें वो मजबूत नजर आई। तो क्या अब भी ट्रंप के लिए उम्मीद है, या कमला ही अमेरिका की उम्मीद है? तो क्या समझ में इससे आ रहा है? ये जो एग्रीगेट 538 सर्वे है, हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जुड़ गए हैं। अब ये जो एक अशोक सज्जनहार साहब, आप भी अमेरिकी चुनाव के जो कैंपेन है उसको फॉलो कर रहे होंगे, तमाम सर्वेज देख रहे हैं, तो कमला हैरिस की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। पॉपुलर वोट में भी वो आगे हैं, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा एक्चुअल वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये क्या दिखाता है? जी बहुत धन्यवाद नगमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं केवल मैं नहीं, मेरे विचार से बहुत लोग इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और मैंने तो इसको वॉशिंगटन DC से बिल्कुल करीबी तरीके से देखा है, जो वहाँ के इलेक्शंस होते हैं। तो आपने जो अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्री में बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। जो चाहे अब पॉपुलर वोट्स उनके ज़्यादा हो रहे हों, बट दैट इज़ नो गारंटी फॉर अ विन। हमने देखा है जो पहले, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो या फिर उससे पहले एल गोर हो,
उनको पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, परंतु जी, जो जी, उनका हाँ। इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है उसके हिसाब से यही देखा जाता है, जो कम से करीब 5, 6, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, तो वहां की अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 45 स्टेट्स का, 44 स्टेट का इतना कुछ मायने नहीं होता है, क्योंकि हमें सभी को मालूम है जो इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो किस तरफ जाने हैं। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो कि बिल्कुल ही उसके ऊपर सिटिंग ऑन द फेंस कहा जाए, जिनका नहीं मालूम चलता है, जैसे पेंसिल्वेनिया है, जैसे जॉर्जिया है, जैसे विस्कॉन्सिन है, जैसे मिशिगन है, जैसे नॉर्थ कैरोलिना है, जैसे एरिजोना है, ये 5-6 जो स्टेट्स हैं नगमा, इन्हीं के ऊपर सभी कुछ मयस्सर करता है जो वहां पर कैसा वो कर जाए। तो इसीलिए अब दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो वहीं पर जाकर अपना ज्यादा चुनाव का प्रचार कर रहे जी, हैं, जो वहां तो की एक बात वोट और उनको मिल कि जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पिछले दिनों कोई एक और सर्वे भी आया था जिसमें ये दिखता था कि स्विंग स्टेट्स में भी इनके कमला हैरिस के पक्ष में एक थोड़ा मार्जिनल इनको उसमें भी एज था। और अभी जो ये एग्रीगेटर 538 जो कि एबीसी का एक सर्वे है, लेकिन कई पोल्स का सर्वे है, उसमें एक छोड़कर सभी में ये आगे दिखाई देती हैं। तो इनके जो इससे विनिंग चांसेस इनकी, या कम से कम जो एक परसेप्शन है उस पर भी ज़रूर फर्क पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा नगमा। इसमें देखिए, जो जिसे कहा जाता है अमेरिका में द बिग मोमेंटम, अब मोमेंटम कमला हैरिस के पास है। पहले जो देखिए वो तर्क किया जाता था, राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे जो बाइडेन की इनको उम्र बहुत ज्यादा है, 80-82 साल, देखिए चल भी नहीं पाते हैं। अब वही पासा एकदम उल्टा पड़ गया है, क्योंकि कमला हैरिस 59 इयर्स की हैं और वो 78 इयर्स के हैं। तो वो बड़े, जब डिबेट के बारे में भी आपने जिक्र किया, जब वो है तो उनके रिस्पॉन्सेज बड़े स्लगिश थे, रिस्पॉन्सेज बड़ा उसमें इतना ना इंथुजियाज्म, ना इतना एनर्जी। और जो लोग देखते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं यूथ का तो बहुत ही इसमें वो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जो किस तरफ वोट किया जाता है। तो चाहे वो यूथ हो, माइनॉरिटी हो, ब्लैक्स हो, विमेन हो, वो सब उनकी तरफ जा रहे हैं। और आज जो उन्होंने ट्रम्प साहब ने ये कह दिया है दैट इंडिया इज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम एज फार एज यूएस इज कंसर्न। तो मेरे विचार से जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, वहां पर कम्युनिटी है, जो वोटिंग कम्युनिटी है, उनके ऊपर भी इसका जरूर अच्छा असर नहीं बट पड़ेगा। प्रधानमंत्री की तारीफ की उन्होंने कि वो मिलेंगे उनसे, और पहले भी मिले थे। तो इंडिया को एक जी। तरफ से वो रूल्स फ्लाउट करने के लिए भी एक ट्रेडिंग प्रॉब्लम भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात भी करते हैं। नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहेंगे, ठीक है। हमारी इंडियन कम्युनिटी है वो हमने देखा है, जब भी 8 बारी गए हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर, जब भी उनके डायस्पोरा जी, इवेंट्स जी, हुए हैं, तो उसमें जी। बड़ा तो ये एंथुसियाज्म इंडियन रहा है। कम्युनिटी जो है अभी सज्जनार साहब, वो ज़्यादातर क्या रिपब्लिकन खेमे में ज़्यादा दिखती है? नहीं, मेरे विचार से रिपब्लिकन हमेशा से डेमोक्रेटिक, उसमें मैं भी जब वहां पर था और काफी लोगों से हम मिलते थे, यकीनन उनका जो झुकाव है, जो रुझान है, वो उसकी तरफ है। अब जब ट्रम्प साहब थे उसमें गवर्नमेंट में थे, तो तब जहां पर पावर होती है, जहां पर पर्क्स प्रिविलेजेस थोड़े होते हैं, तो कुछ लोग चले जाते हैं उस तरफ। परंतु मैं ये समझता हूं जो अभी तक, क्योंकि जो इनकी माइनॉरिटी की तरफ था, जो मिस्टर ट्रंप ने भारत के विरुद्ध जीएसपी उन्होंने हटा दिया है, आज भी जो कहा है, देखिए मेरे विचार से एक और चीज है जो इंडियन कम्युनिटी देखती है, जो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो, अगर आप देखा जाए गुड्स एंड सर्विसेज में, हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से केवल $45.7 बिलियन है। उसके बाद मैंने ये स्टडी की, वी आर 11th, हमारे ऊपर 10 और देश हैं। उन 10 देशों के बारे में, चाहे मेक्सिको, जापान, ये किसी के बारे में वो नहीं बोलते हैं, और भारत के बारे में क्यों बोलते हैं? जी बिल्कुल। और उन्होंने चीन की भी बात की थी, उन्होंने ब्राज़ील का भी नाम लिया था, लेकिन ये जो है वो इंडियन कम्युनिटी कैसे इसे लेगी, ये देखना है। हमारे साथ प्रमित मकोड़े जुड़ गए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के। आपको प्रमित जी, ये जो एक एग्रीगेटर सर्वे है, एग्रीगेटर 538 जो एबीसी ने सर्वे कराया, जिसमें
दिखता है कि कमला हैरिस काफ़ी आगे निकल चुकी हैं ज़्यादातर सर्वे में, एक को छोड़कर। वहाँ पे ग्राउंड पे आप बॉस्टन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या दिखता है खास करके जो फ्लोटिंग वोट्स हैं? कुछ तो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के खेमे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि यही वोटर्स हैं, पर असल डिफरेंस वो स्विंग स्टेट्स है या वो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उनको कमला हैरिस अपने साथ लेने में कितनी कामयाब हो रही हैं? अभी जो आप मोस्ट ऑफ द पोल्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल नेशनल पोल्स की आप बात कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स, टॉस अप स्टेट्स या अलग अलग नॉमेनक्लेचर के साथ इनको कहा जाता है, ऐसे अभी 7 स्टेट्स हैं और सातों स्टेट में नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी क्लोज। पर्टिकुलरली अगर आप जॉर्जिया देखें, पेंसिल्वेनिया देखें, वहां तो रेस बहुत ही क्लोज है। सो इट इज हार्ड टू से कि कमला हैरिस आगे हैं या ट्रंप आगे हैं। कमला हैरिस जी को मोमेंटम जरूर है। आफ्टर द डिबेट शी गॉट लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज इन दीज बैटल ग्राउंड स्टेट्स, बट स्टिल द रेस इज वेरी क्लोज टू कॉल। अगर आप देखें उसमें तो लास्ट टाइम 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, वहां जॉर्जिया में विक्ट्री मार्जिन बाइडेन जो जीते थे दैट वाज 0.3%, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, बट बहुत ही लेस देन 1% मार्जिन के साथ वोट के साथ जीते थे। सिमिलरली पेंसिल्वेनिया में इट वाज 1 some परसेंटेज के साथ जीत हुई थी। तो ये 1 पॉइंट और 2, और अभी भी जो पोल्स आप वहां देख रहे हैं उन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, इट इज सेम एज 1 और 2% का ही फर्क तो वहां पर अभी भी है पोल्स में। तो आप कहेंगे कि ये कमला हैरिस के लिए कोई बहुत आसान नहीं है अभी भी? आई मीन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को उनकी पहली महिला राष्ट्रपति मिली जाएंगी, जिस तरह का एक मोमेंटम सा दिखता है। देखिए, पॉपुलर वोट में तो आज की तारीख में अभी भी 50 दिन या 40-45 दिन बाकी है, तो चुनाव में 45 दिन ये बहुत बड़ा समय होता है, चाहे वो इंडियन चुनाव हो चाहे अमेरिकन चुनाव हो। 45 डेज इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन। पर एज ऑफ टुडे अगर चुनाव होता है तो लगता है कि पॉपुलर वोट पूरे देश के अगर वोट गिने जाए तो कमला हैरिस आगे रहेंगी। बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अगर गिने जाए तो बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन कमला हैरिस जी को जरूर इसमें एज है। आफ्टर द डिबेट परफॉर्मेंस, आफ्टर the support that she is getting from different union and different organizations, she is definitely little bit having the edge, but बड़ी कांटे की टक्कर है और इंडियन वोट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा। और इंडियन वोटर्स जो हैं उनका कुछ ट्रेंड, जैसे डेमोक्रेट्स के साथ हमेशा से ट्रेडिशनली रहे, पर इंडियन वोटर्स, आप भी ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पर तो बहुत साफ साफ लोग बताते हैं कि वो किस खेमे में हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? जैसे अभी हमारे पहले वाले पैनलिस्ट ने कहा कि इंडियन वोटर्स पहले देखा जाता था कि वो जनरली डेमोक्रेट की तरफ झुकाव उनका होता था। फिर मैंने देखा है, पिछले मैं 20-25 साल से अमेरिका में हूं तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, फिर अभी देखा था कि थोड़ा सा ट्रेंड ट्रंप आने के बाद इट हैज बिकम रिपब्लिकन। और जब बाइडेन और ट्रंप की रेस थी तब तो एक तरफा रिपब्लिकन को सपोर्ट था, लेकिन अब कमला हैरिस जी आ गई हैं तो कमला हैरिस जी के साथ वापस एक वर्ग का, विशेष वर्ग का सपोर्ट फिर तो कमला हैरिस, इंडियन वोटर्स का। प्रमित जी, कमला हैरिस के साथ खास करके एशियन वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं वो, और उनका वो इंडियन ओरिजिन की जो उनकी एक बात है, उसको लेके भी बहुत सारे लोग, या आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग वोट्स जो हैं वो भी उनके साथ गए हैं या जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इंडियन महिला वोटर्स जो हैं और इन जनरल महिला वोटर्स 74%, मल्टीपल पोल्स आर सेइंग दैट 70+% of महिला वोटर्स आर रिलेटिंग देमसेल्व्स विद दिस प्रो चॉइस मूवमेंट, कि अबॉर्शन राइट्स का एक बड़ा मुद्दा महिलाओं को दिल को छूता है और उसकी वजह से वो कमला हैरिस जी के साथ में है। एंड सेम इन इंडियन वोटर्स एज वेल। पर कमला हैरिस का इंडियन ओरिजिन का होना कई सारे वोटर्स, इंडियन वोटर्स को उनकी तरफ ले जा रहा है। लकीली क्या है, मैं उनके किसी करीब पारिवारिक लोगों को जानता हूँ, so they clearly mention that it is a misconception that she is not for India या she is not for हिंदुत्व। वो बिल्कुल अपनी माँ को बड़ी तहे दिल से आज भी उनसे प्रेरित थी, आज भी वो कई बार उसको कहती है। तो लोगों को वो आकर्षित करता है, भारतीय लोगों को। वो तमिल ब्राह्मण, उनकी मम्मी जो तमिल ब्राह्मण बैकग्राउंड की थी, तो कमला हैरिस जी खुद दिवाली सेलिब्रेट करती है, खुद हिंदुत्व में विश्वास करती है, लक्ष्मी टेम्पल भी के पास बारे में बताते हैं कि वहां पर भी हो जाती है, तो शी इज वेरी मच इंडियन एंड हिंद। जी, तो भारतीय वोटरों को वो चीजें लुभा रही हैं, पर और भारतीय वोटरों की संख्या वहां पे अच्छी है। पर अशोक संजनार साहब, जैसा अभी प्रमित बता रहे थे कि जमीन पे क्या इसका असर पड़ेगा, एक मोमेंटम है, नई ऊर्जा है डेमोक्रेट्स में,
और वो ट्रंप में नहीं दिखता। डिबेट में भी आप देखें वो थोड़े थके, परेशान, चिड़चिड़े दिखते थे, जबकि कमला हैरिस में एक अलग जोश है। लेकिन बावजूद इसके कहना मुश्किल है कि चुनावों में क्या होगा, क्यों ज़मीन पे क्या होगा। मुकाबला काफ़ी अभी भी बहुत सख्त है, क्लोज है बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा, जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल अभी बहुत कांटे की टक्कर है। और अभी तक 50 days इज अ लॉन्ग टाइम एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, पर्टिकुलरली वर्ल्ड अफेयर्स में और इलेक्शंस में। परंतु एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए कमला हैरिस ने जो भी उनका अपना निजी बैकग्राउंड रहा हो, परंतु उन्होंने जो अपने को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है वो एज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। जमैकन, अपने जो फादर रहे हैं उनके जमैकन ब्लैक, हालांकि जमैका का भी पूरी तरीके से ऐसे अफ्रीकन ब्लैक के साथ तालमेल हो या ना हो, परंतु उन्होंने अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको उन्होंने कभी भी प्रोजेक्ट करने का ये प्रयास नहीं किया। और फिर लोग ये भी कहते हैं जो पहले टर्म में पूरे 4 साल वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या भारत के लिए ना भारत विजिट किया, ना भारत के लिए कुछ उन्होंने कहा, ना उन्होंने कुछ बोला। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि वो अपने जो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन को सामने लाती रही, लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि वो अपने भारतीयता को भी सामने ला रही हैं, और जो भारतीय वोटर्स हैं वो उससे ही बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक संजनार और प्रामित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त इतना ही वक्त इस चर्चा पे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। इस ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 21 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। 21 सितंबर से शुरू हो रही 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। The senator doesn't care about trade, but so we're going to call it the Trump Reciprocal Trade Act, or I'll leave the name Trump off as long as we do it. So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो ट्रेड की जहाँ तक बात है तो बहुत बड़ा इस पे अब्यूज़र है, यानी कि वो फ़ायदा उठा रहा है, अमेरिका का नुकसान होता है, और इस पर वो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका में होंगे। ये काफी अहम दौरा है। 21 सितंबर को डेलावेयर में वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार भारत को क्वाड की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिका के आग्रह पर अब अमेरिका कर रहा है और भारत अगले साल क्वाड की मेजबानी करेगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि मेजबान है, उनके अलावा पीएम मोदी तो होंगे ही, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीजी भी होंगे, और जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी वहां पर मौजूद होंगे। एक साल में क्वाड ने क्या कुछ किया, इसका लेखा जोखा, और आगे इंडो पैसिफिक में क्या कुछ करना है, इसको लेकर अहम चर्चा होगी। वैसे जो बाइडेन जो हैं वो डेलावेयर से ही आते हैं, और क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगली बार वो राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। और वहां पर विल्मिंगटन में इन सभी नेताओं को होस्ट करना एक तरह से संदेश है कि वो कितना करीब मानते हैं इन नेताओं से खुद को। इसके अलावा 22 तारीख को पीएम मोदी जो हैं वो न्यूयॉर्क में होंगे। वहां पर भारतीय मूल के लोगों को वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर ये संबोधन जो है नसाओ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम में होगा। बताया ये जा रहा है कि करीब 24,000 इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है इस संबोधन के लिए। इसका थीम जो है
वो बताया जा रहा है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये होगी। तो यहाँ पर पीएम मोदी को सुनने के लिए 24,000 के करीब लोग वहां पर मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में ही पीएम कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे और फोकस इसमें उन क्षेत्रों पर रहेगा जो एआई से जुड़े हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हैं या सेमीकंडक्टर से जुड़े हैं। ये बेहद अहम क्षेत्र भारत के विकास के लिए माने जा रहे हैं और पीएम इस पर और जोर देंगे। कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी यहां पर होंगी और इसके बाद 23 तारीख को पीएम यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। ये संबोधन करने विश्व के कई बड़े नेता जो हैं वो आ रहे हैं और इस पर मल्टीलैटरल तरह से किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर ये संबोधन होगा। काफी अहम संबोधन ये माना जा रहा है। और इस सब के बीच राष्ट्रपति पद के रेस में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में ये कहा है कि इस हफ्ते वो भी मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि वो फैंटास्टिक मैन है, लेकिन भारत को लेकर, वो ट्रेड को लेकर काफी पहले भी बोलते रहे हैं और कहा है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो सही नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से बात उठाई है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात कमला हैरिस से भी हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और कई पोल्स में वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही हैं। ये दोनों मुलाकातें जो है बेहद अहम है। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार हैं, अभी फिलहाल राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन पहले से ये जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड वर्क करेगा और द्विपक्षीय रिश्तों में आगे जाकर ये काफी काम आएगा। खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पहले से माना जाता है कि उनके और मोदी के काफी वार्म रिश्ते हैं। अगर कमला हैरिस जो हैं वो जीतती हैं तो वो पहले से उपराष्ट्रपति हैं और किस तरह से भारत और अमेरिका करीब हैं और साथ मिलकर सहयोग से आगे चल रहे हैं कई क्षेत्रों में, ये उनको भी अच्छा खासा अंदाजा है और ये द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बेहतर होगा। वैसे इन दोनों मुलाकातों के बारे में विदेश मंत्रालय ने ना तो पुष्टि की है, ना इस बात का अभी ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम दौरा और इसमें काफी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला ट्वीट ऑफ द डे। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने ये लिखा है कि अपनी हालिया गुजरात यात्रा के दौरान मैं जक्षी भाई सुथार के घर गया। उन्हें और उनके परिवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभ हुआ है। मैं इस योजना के अन्य लाभार्थियों से भी मिला।